अब आपका देखो म्यू नॉट और एम ये सब कट गया, तो आपका आर डैश का क्यूब कितना आया, ये आ गया आर का क्यूब इंटू 2। तो इससे जब आप निकालोगे तो आर डैश आपका आ गया 14 सेंटीमीटर और इंटू 2 का क्यूब रूट, और 2 का क्यूब रूट करीब करीब डिवाइडेड बाई 2, और ये मेरे ख्याल से इससे 14 से कुछ कम आएगा। तो भाई अब ये तो आप इससे ज़्यादा तो सॉल्व भी नहीं कर सकते हो, इतना ही छोड़ देना। पर मैं आपको बता दे रही हूँ इनका आंसर आ रहा है 11.1 सेंटीमीटर। देखो ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। टिपिकल से मतलब आपको डायरेक्शन पे पूरा ध्यान देना है, और पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों कनेक्शन में लिंक्ड है एक दूसरे से। पहले क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन को सोचो क्या था। पहले वाले क्वेश्चन में आपने जब मैग्नेट ऐसे रखा था नॉर्थ टू साउथ, तो आपका एक्सियल में तो नल पॉइंट आया था, इक्वेटोरियल में दोनों मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट का और अर्थ का ऐड हो गए थे। ये पहला क्वेश्चन था, समझ रहे हो? तो इसका मतलब मैंने जो इक्वेशन ली कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे बराबर आया था मैग्नेट के एक्सियल पोजीशन में, तो इक्वेशन नंबर 2 वही कह रही है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, यानी बार मैग्नेट की एक्सियल की मैग्नेटिक फील्ड को अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाले में क्वेश्चन नंबर आपका था वो अलग 13 में कैंसिल किया था, ठीक। और कितने सेंटीमीटर पे? 14 सेंटीमीटर पे। उससे हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब की वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक। या मैंने एक इक्वेशन बना ली, क्योंकि मैग्नेट तो एक ही है, जो पहले क्वेश्चन में था 13 में वही 14 में है। तो एक्सियल में मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर था 14 सेंटीमीटर पे, और अपोजिट था क्योंकि एक्सियल में दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 में ही इक्वेटोरियल का मैं ये डायग्राम, या 14 का ये डायग्राम है, ये इससे पहले वाले का 13 का। इक्वेटोरियल में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा साउथ की तरफ होता था। इक्वेटोरियल में आपको मालूम है टुवर्ड्स साउथ पोल, पैरेलल टू डाइपोल एक्सिस टुवर्ड्स साउथ पोल। तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड तो ये साउथ की तरफ है, और अर्थ का भी साउथ की तरफ था। तो ये दोनों ऐड हो गए थे क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक। तो उससे मैंने इक्वेटोरियल में टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया था, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्लस बार मैग्नेट का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस पोजीशन से 180 डिग्री टर्न कर दो। तो 180 डिग्री टर्न करने पे पहले इधर नॉर्थ था, अब इधर साउथ हुआ, बात समझ रहे हो कि नहीं? और इधर नॉर्थ हो गया। तो अब आपका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो साउथ की तरफ हो गया, पहले ये इधर था मैग्नेट का साउथ की तरफ, अब मैग्नेट का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इधर साउथ की तरफ हुआ, ठीक। लेकिन मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ने तो डायरेक्शन चेंज कर ली, क्योंकि हमने मैग्नेट को 180 डिग्री टर्न किया, पर अर्थ को थोड़ी टर्न कर दिया। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो जिस डायरेक्शन में पहले था अब भी उधर ही है। तो अब आप देखो इक्वेटोरियल पोजीशन में अब नल पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तरफ है और अर्थ का हमारे उसके अपोजिट है, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में था, जैसा कि एक्सियल में था। तो अर्थ की तो डायरेक्शन यही रही हमेशा। तो मैग्नेट को टर्न करने पर इक्वेटोरियल पोजीशन में ये अब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करेगा। तो आपसे वही डिस्टेंस पूछा है कि किस डिस्टेंस पे करेगा। तो माना मैंने बार मैग्नेट को जब टर्न कर दिया 180 डिग्री, तो उसका मैग्नेट कितना आया मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r डैश का क्यूब, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वहां कैंसिल करेगा, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। तो ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो गया। और इक्वेटोरियल में एक्सियल में पहले से पहले आपका एक्सियल पोजीशन में कैंसिल कर रहा था, तो है तो दोनों एक ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन के एक्सियल में नल पॉइंट आ रहा था, सेकंड क्वेश्चन में टर्न करने पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसको कैंसिल कर रहा है। तो उन्होंने डिस्टेंस पूछा कहाँ कैंसिल कर रहा है, और पहले कहाँ कर रहा था 14 पे। अब है तो दोनों ही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अर्थ के फील्ड ने ही दोनों को कैंसिल किया।
तो दोनों को इक्वेट कर दिया, उससे हमारा किस पॉइंट पे कैंसिल हो रहा है वो r डैश है और r आपका 14 है पहले क्वेश्चन में, उससे सॉल्व कर दिया गया। बात समझ में आ गई नहीं? ये टिपिकल क्वेश्चन है, आते रेयर है, लेकिन जब टफ पेपर आता है तो एनसीईआरटी के बड़े बड़े क्वेश्चन 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में भी बल्कि वेव ऑप्टिक्स के 2 क्वेश्चन थे जो दोनों टिपिकल थे, वही दोनों आए थे। तो इसलिए एनसीईआरटी रेयर पिछले 3-4 सालों से नहीं आ रहा है एनसीईआरटी में से, करीब पिछले 2 साल से, तो 2 साल में तो शायद कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं था, मतलब पैटर्न रहा होगा, एज इट इज नहीं था। ठीक है, तो ये मत सोचना कि एनसीईआरटी से आएगा कि नहीं आएगा, एनसीईआरटी आपके सारे कंसेप्ट को कवर करती है। ठीक, और बोर्ड की प्रिस्क्राइब्ड बुक है। अब आईएससी काउंसिल ने भी अब एनसीईआरटी पैटर्न ही ले लिया, उन्होंने भी एनसीईआरटी को कहा है कि उसी के से आपको करना है, तो एनसीईआरटी तो करनी ही सबको मस्ट है, एक रेफरेंस बुक साथ में और आपको लेनी है। तो जब आप ले पाओ, आईएससी वाले न्यूटन फंडामेंटल है, सीबीएसई वाले न्यूटन की, सीबीएसई की भी आती है न्यूटन फिजिक्स, नगीन पब्लिशर की, और उसके अलावा आपकी प्रदीप फंडामेंटल भी अच्छी है। तो जिसको चाहो, जो कन्वीनियंट हो, पुरानी पड़ी हो, तो नई बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं। न्यूमेरिकल में कोई चेंज नहीं होता, 2-4 बस नए ऐड होते जाते हैं, पुराने हटाते जाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, समझ रहे हो? तो जो भी बुक जिसके पास पड़ी हो उस बुक से काम चला, खरीदो मत। आपकी 8 साल पुरानी, 10 साल पुरानी बुक है, वो भी चल जाएगी, एज इट इज सिलेबस है, एक आध चीजें हटाई नहीं है, पढ़ा तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर, आप जल्दी से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 देखो, 15 भी बहुत अच्छा है, पर जब ये लेंथी क्वेश्चन है, मैं टाइम बहुत लग रहा है। आज मैं सोच रही हूँ ऑप्टिक्स मुझे शुरू करनी थी, लेकिन अब मुझे लग रहा कल ही शुरू हो पाएगी रे ऑप्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लो आप लोग, मैं बताती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है, देखो, अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, आपको बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दिया, इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के उन्होंने कहा है, अब शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट is placed with the axis perpendicular to Earth's magnetic field, यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे होता है, मैग्नेटिक एक्सिस अर्थ की है, उसके परपेंडिकुलर एक बार मैग्नेट को प्लेस कर दिया, और आपसे कहा एट व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट इज द रिजल्टेंट फील्ड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद अर्थ्स फील्ड। अच्छा, फर्स्ट पार्ट है इट्स नॉर्मल बाइसेक्टर यानी इक्वेटोरियल पोजीशन, और सेकेंड पार्ट है इट्स एक्सिस, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वहां कितना दिया, 0.42 cos। पहले तो भाई शांत दिमाग से क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग, दोबारा से बहुत ध्यान से पढ़ो, फिर मैं कराती हूँ, पढ़ लो सब लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन ही टिपिकल है इनकी लैंग्वेज। आप ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, सब लोग, सारे लोग पढ़ो। आप देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा कि एक तो आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दे दिया 5.25 into 10 to the power -2 जूल पर टेस्ला। ठीक, और फर्स्ट पार्ट में आपका उन्होंने दोनों ही पार्ट में आपसे डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस पूछा है किस पॉइंट पे। ठीक, अब आप देखो पहला पॉइंट अगर देखो, ये हमारा मैग्नेट है, इक्वेटोरियल पोजीशन की उन्होंने बात कही है, आपने इधर सब कोई भी किधर भी साउथ ले लो, किधर भी नॉर्थ। अब आपको पता था कि इस पॉइंट पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, टुवर्ड्स साउथ पोल मैग्नेट का। ठीक, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा कि नहीं, समझ रहे हो? लेकिन उन्होंने क्या कहा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, ये आपका अर्थ हुआ, और ये से जो रिजल्टेंट है
वो 45 डिग्री के इक्वल पे एंगल पे है। इन दोनों का रिजल्टेंट देखो, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, देखो समझ में आया कि नहीं। ये हमारा बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल में मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है? टुवर्ड्स साउथ, पैरेलल टू डाइपोल एक्सिस टुवर्ड्स साउथ। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो पैरेलल टू डाइपोल एक्सिस टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज लेते थे रिजल्टिंग, और नेगेटिव चार्ज यहाँ एनालॉगस है साउथ की तरह, साउथ पोल की तरह, पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ की तरह। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इक्वेटोरियल में किधर होता है? टुवर्ड्स साउथ पोल पैरेलल टू डाइपोल एक्सिस। तो डाइपोल एक्सिस के पैरेलल हुआ और साउथ पोल की तरफ। और वहीं उन्होंने कहा कि जो मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो अर्थ के मैग्नेटिक का डाइपोल मोमेंट, अर्थ के मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये डायरेक्शन होती है। तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, समझ रहे हो? ये तो मैग्नेट के नॉर्थ साउथ है, अर्थ के तो ऐसे लेते हैं वर्टिकल। अब उन्होंने कहा कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से 45 डिग्री के एंगल पे है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही होगा साउथ टू नॉर्थ हर जगह। हवा में हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो ऐसे होता है, पर वर्टिकल में तो ऐसे होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और 3D में नीचे साउथ पोल होता है, ऊपर नॉर्थ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ चलती है। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एयर में हमेशा ऐसे ली जाती है वर्टिकल, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये हुआ, ठीक। पिछले वाले क्वेश्चन में मत सोचना कि उसमें ये वाला कहाँ गया। पिछले वाले में तो उन्होंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिए थे कि डिप एंगल 0 है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो हॉरिजॉन्टल ऐसे लेते हैं, ठीक। अब आप देखो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से 45 पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि tan 45 अगर आप लेते हो तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, क्योंकि tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हुआ कि नहीं? तो सबसे पहले तो हम यही काम कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट में। सिंस tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू bm मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अपॉन अर्थ का। तो यहां से कंक्लूजन आपका ये निकला कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल हो गए। देखो लैंग्वेज पढ़ो फिर से। उन्होंने क्या कहा? अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बार मैग्नेट की एक्सिस परपेंडिकुलर है। बात समझ गए? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की ये जो डायरेक्शन है, देखो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और उसके बार मैग्नेट की एक्सिस परपेंडिकुलर है। अब उन्होंने आगे क्या कहा था? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, यानी मैग्नेट के सेंटर से ये आर आपको निकालना है क्वेश्चन में। अब उन्होंने कहा है is the resultant field inclined at 45 degree with the earth's magnetic field, कि किस डिस्टेंस पे बार मैग्नेट के मिड पॉइंट से किस डिस्टेंस पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट कौन कौन सी? एक तो अर्थ की और एक बार मैग्नेट की, इन दोनों का रिजल्टेंट 45 डिग्री पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से होगा। तो जब ये 45 डिग्री पे होगा तो यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हो गए। और आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है कितना? 0.42 गॉस है ना? ये आपको दिया गया है, हाँ 0.42 गॉस यानी 10⁻⁴ टेस्ला, ये आपका दिया है। अब मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कितना हुआ? μ0/4 पाई 2m/r³, 2m नहीं, इक्वेटोरियल है ना तो m अपॉन, और ये 0.42 इंटू 10⁻⁴। तो आपसे r पूछा गया है, तो आप देखो ये 10⁻⁷ हुआ और r उधर ले जाओ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 5.25 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 0.42 इंटू 10⁻⁴, ये आपका आया r³। आ गया कि नहीं? अब r की वैल्यू भाई क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो मेरे पास आंसर दिया है उन्होंने
ये जो वैल्यू दी है इस पूरे का क्यूब रूट, और ये नियरली आ रहा है 0.05 मीटर और नियरली 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्यूब रूट तो आप निकाल ही नहीं सकते हो सीबीएसई वाले, तो सीबीएसई में तो ऐसा क्वेश्चन देंगे तो यहीं पे पूरा इसको सॉल्व कर लो। 5.25 को इससे डिवाइड कर दो, पावर ऊपर ले जाके सारी सॉल्व कर लो, तो -7 और -2 -9 और 4 उसमें से प्लस की चली गई, तो -5 और बाकी डिवाइड कर लो। ठीक, डिवाइड करने के बाद जो भी आए उसका क्यूब रूट लो आप। तो आप जो भी आए पूरा सॉल्व करने के बाद उसको ब्रैकेट में रख के क्यूब रूट कर दो। ठीक, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। आईएससी वालों के पास कैलकुलेटर अलाउड है, वो लोग कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से करना। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, समझ में आ गया कि नहीं? उन्होंने क्या कहा था कि मैग्नेट के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक एक्सिस के अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, और जो रिजल्टेंट है वो उससे 45 डिग्री पे है। तो 45 डिग्री हमें केवल इसलिए दिया ताकि हमें ये पता चल जाए कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और बाहर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है। तो 1045 अगर है तो परपेंडिकुलर बेस दोनों सेम होंगे, तो इससे हमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया है और बाहर का उसके इक्वल होगा बाहर मैग्नेट का, तो दोनों को इक्वेट करके डिस्टेंस हमने निकाल लिया। बात समझ में आ गई? अब सेकंड पार्ट आप लोग ट्राई करो। अब सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, एक्सियल पोजीशन ली। तो चलो पहले डायग्राम बनाओ, पार्ट नंबर 2 निकालना है, इसमें भी डिस्टेंस ही है। तो भाई मैग्नेट तो आपका अपनी जगह ही रखा है, मैग्नेट को कोई शिफ्ट अप नहीं किया, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में तो उन्होंने टर्न कर दिया था, इसमें टर्न नहीं किया। ये आपका साउथ है, ये नॉर्थ है। अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बताओ? नॉर्थ का अब कम हुआ, नॉर्थ पास है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गई मैग्नेट की, क्योंकि एक साउथ की तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ का आउटवर्ड्स होता है नॉर्थ, और साउथ का इनवर्ड्स। अब नॉर्थ पास है पी पॉइंट से, ठीक है, इसलिए नॉर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस कम है, तो ये ग्रेटर हुआ। तो ग्रेटर में से जब माइनस करोगे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, मैग्नेट का नॉर्थ का मैग्नेटिक फील्ड माइनस साउथ का। अब यहाँ पे भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो यही होगा जो ये डायग्राम में देखो जा रहा था, तो ये आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ भी रिजल्टेंट से कितना बनाएगा 45 डिग्री, क्योंकि ये पार्ट तो उन्होंने दोनों के लिए कर दिया है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो रिजल्टेंट से कितने एंगल पे 45 पे। बात समझ रहे हो? तो अब आपका यहाँ भी 45 एंगल है, तो जो एक्सियल में मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1045 है। समझ रहे हो? तो इन एक्सियल पोजीशन देखो, इन एक्सियल पोजीशन since theta is 45 degree, therefore magnetic moment is equals to Earth's magnetic field, और ये आपका 0.42 गॉस दिया ही हुआ है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक, तो अब लेकिन इसमें जो मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पहले में थी, इसमें एक्सियल है, तो ये हो जाएगा 2m/r³, और ये आपका आ गया 0.42 × 10⁻⁻⁴। अब इसमें भी आपको r निकालना है, तो 10⁻⁷ × 2 × 5.25 × 10⁻⁻², ये दिया हुआ था, और ये आपका नीचे आ गया 0.42 × 10⁻⁻⁴ का क्यूब रूट, और ये आपका आर आ गया। तो सीबीएसई वाले तो इतने को ही सॉल्व कर लेना, पूरा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब करके छोड़ देना जो भी आए, और आईएससी वाले इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो इसका डिस्टेंस मैं बता दे रही, मैंने भी आंसर लिया बुक का, ये आ रहा है आपका 0.063 मीटर नियरली, और यानी
6.3 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? क्लियर है? हाँ, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो गई। अब वो कैलकुलेशन ना देके केवल टर्म्स में पूछ लेते तो आपका ये आ जाता, आर क्यूब इधर आता, ये टर्म नीचे और इसका क्यूब रूट, ऐसे पूछ सकते थे। ठीक है, क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो, हाँ आप सुनो, क्वेश्चन नंबर 16 और 17, इसके ज्यादातर पार्ट्स आपके सिलेबस में अब नहीं है। क्यों? क्योंकि हिस्टेरेसिस कर्व्स आईसीएसई में से हट गया। आईएससी में पिछले साल बच्चों ने पढ़ा था, लेकिन दिसंबर में उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन है कि बीएच कर्व हमें भी नहीं करना है। लेकिन इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन था। एक स्कूल के आईएससी वाले बच्चे कह रहे थे बीएच कर्व हमारे कराया गया, उन्होंने कहा सिलेबस में है, और एक स्कूल के बच्चे कह रहे थे आईएससी में कि नहीं है। सीबीएसई का मेरे पास रिटन में वेबसाइट से मैंने निकलवा लिया था, वेबसाइट ने पूरा सिलेबस डाला था, पूरे ब्लूप्रिंट नया, क्योंकि सीबीएसई की कई चीज़ें चेंज हुई थी। जैसे उनके में सीबीएसई में कम्युनिकेशन पूरी हटा दी गई थी, जंक्शन ट्रांजिस्टर पूरा हटा दिया गया था, समझ रहे? तो उनका तो नया सिलेबस आ गया था जनवरी तक पूरा वेबसाइट पे, तो उससे मैंने ब्लूप्रिंट और सब चीज़ें निकाल ली थी। तो उनके में तो बीएच कर्व और हिस्टेरेसिस पूरा हट गया पूरा, जबकि सीबीएसई में बीएच कर्व हिस्टेरेसिस बहुत बड़ा टॉपिक था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 के ज्यादातर क्वेश्चन हिस्टेरेसिस पे है, हिस्टेरेसिस यानी बीएच कर्व। तो अगर आईएससी वालों के सिलेबस में रहता है, ठीक है, तो जब ऑफलाइन क्लास होगी तो उन बच्चों को मैं अलग से कराऊंगी। सीबीएसई में भी एक डेरिवेशन रह गया जो मैंने नहीं लिया कॉमन, बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड। ये सीबीएसई में मैथमेटिकली भी प्रूव करना है, आईएससी में मैथमेटिकली नहीं है। तो मैंने थ्योरेटिकली तो दोनों में बता दिया है कि बार मैग्नेट का बिहेवियर और सोलेनॉइड का बिहेवियर कैसे एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक है, इक्विवेलेंट है। पर डेरिवेशन में मैंने अभी नहीं कराया है, क्योंकि जो टॉपिक कॉमन है उनको मैं एक साथ करा दूँ अभी। तो एक दो टॉपिक ऐसे हैं, जैसे इसमें हिस्टेरेसिस अगर आईएससी में है तो मैं हिस्टेरेसिस उनको अलग से कराऊंगी लास्ट में, और इसी तरह से बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड वो सीबीएसई में डेरिवेशन है तो वो मैं अलग से कराऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 17 के मैक्सिमम पार्ट हिस्टेरेसिस लूप से कनेक्टेड है सारे क्वेश्चन। तो इसका अभी इस 17 क्वेश्चन को छोड़ देना है, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, समझ रहे हो? अगर आईएससी में हिस्टेरेसिस कर्व है तो आपके सिलेबस का क्वेश्चन है। ठीक, इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, इसमें भी कुछ पार्ट के आंसर ऐसे हैं जो लॉजिक पे बेस्ड हैं, और कुछ पार्ट्स के ऐसे हैं जो लॉजिक पे बेस्ड नहीं है, जिनको आपको याद करना है। जैसे देखो, अब उन्होंने जैसे एक क्वेश्चन दिया 16 का ए पार्ट देखो, उन्होंने कहा व्हाई डज अ पैरामैग्नेटिक सैंपल डिस्प्ले ग्रेटर मैग्नेटिज्म फॉर द सेम मैग्नेटाइजिंग फील्ड व्हेन कूल्ड इट। पैरामैग्नेटिक, अब पढ़ा आपने फेरो के लिए कि फेरोमैग्नेटिक को जब गर्म करते हैं तो एक क्यूरी टेम्परेचर पे वो डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, उनका मैग्नेट खत्म हो जाता है। और जो हमारे पैरामैग्नेटिक है उनका बिहेवियर भी फेरो की तरह है। पैरामैग्नेटिक भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, फेरोमैग्नेटिक बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, पर बिहेवियर तो दोनों का एक ही सा है। फेरोमैग्नेटिक में डोमेन एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं, पैरामैग्नेटिक में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो आ जाते हैं। तो किसी भी मैग्नेटिक बिहेवियर को जो अट्रैक्ट होता है, पैरा हो या फेरो हो, पैरा स्लाइट अट्रैक्ट होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और फेरो हमारे स्ट्रांगली, पर दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घूमता था मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसमें डोमेन रोटेट होते थे। तो बिहेवियर लगभग एक सा है, एक में कम है एक में ज्यादा। तो उन्होंने वही कहा कि पैरामैग्नेटिक को जब ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो उनका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज। तो आपको मालूम है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे मैग्नेट का मैग्नेटिक बिहेवियर, जो अट्रैक्ट होते हैं फेरो और पैरा, उनका मैग्नेटिक बिहेवियर हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होता है। ठीक, तो इसका मतलब जब सैंपल को आप ठंडा करोगे तो ग्रेटर होगा बिहेवियर। लेकिन डाया में उल्टा है, डाया मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, तो डाया में सारे बिहेवियर अपोजिट है। ठीक है, तो अब इसमें इन्होंने क्या, बल्कि डाया मैग्नेटिक पे तो टेम्परेचर वेरिएशन का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, समझ रहे हो? तो टेम्परेचर का पे डाया मैग्नेटिक को इंडिपेंडेंट मानते हैं। लेकिन फेरो मैग्नेटिक हो
या पैरामैग्नेटिक, दोनों का बिहेवियर एक सा होता है क्योंकि दोनों ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। पैरा कम अट्रैक्ट होते हैं स्लाइटली, वो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, और फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या फिर आंसर हुआ? व्हाई डज द पैरामैग्नेटिक सैंपल स्लाइटली सैंपल display greater magnetization for the same magnetic field when cooled? क्यों greater magnetization उनमें आ जाता है? क्योंकि उनमें जो मैग्नेटिक अलाइनमेंट है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डोमेन का जितना भी अरेंजमेंट है वो सब खराब हो जाता है मोल्टन फॉर्म में। तो पैरा में भी यही है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घूम गए थे, अगर आपको याद हो, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो अलाइनमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक, तो इसलिए जब ठंडा करते हैं तो अलाइनमेंट प्रॉपर बना रहता है, इसलिए उनमें मैग्नेटिज्म ग्रेटर होता है। ठीक, अब इसका 16 का बी पार्ट देखो, तो इसको आप आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते हो, ये सिलेबस का क्वेश्चन है। अब बी पार्ट बनेगा व्हाई इज डायमैग्नेटिक इन कॉन्ट्रास्ट ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। डायमैग्नेटिक में इसका उल्टा क्यों है? तो डायमैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड में रिपेल होते हैं, तो ठंडा करने पे उनका बिहेवियर बढ़ता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं। तो डाया का क्यों अपोजिट होगा? क्योंकि वो रिपेल होते हैं, समझे? वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं जबकि पैरा और फेरो अट्रैक्ट होते हैं। तो जो अट्रैक्ट हुए उन दोनों का बिहेवियर एक सा है कि उनका टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो मैग्नेटिज्म कम होगा, टेम्परेचर कम किया, ठंडा किया उनको तो बढ़ेगा। ठीक है, ग्रेटर मैग्नेटिज्म होगा। लेकिन डाया में अपोजिट बिहेवियर है क्योंकि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं, उनका बिहेवियर ऑपोजिट है। तो इसलिए डायमैग्नेटिक में लिखोगे सिंस डायमैग्नेटिक आर रिपेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हेंस दे शो ऑपोजिट बिहेवियर, और बट दे आर ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ऐसा भी देखा गया कि डायमैग्नेट के थोड़े बहुत टेम्परेचर वेरिएशन का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, और लेकिन जब ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन करते हैं तो उनके मैग्नेटिज्म में अपोजिट बिहेवियर आता है क्योंकि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पैरा और फेरो की तरह अट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो रिपेल होते हैं। ठीक, तो इनमें एनसीईआरटी ने जो एग्जैक्ट आंसर दिए उनको आपको करना है। क्लियर हो गया? आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करूँगी।